नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार के अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट ही मिल पाते हैं, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहली खबर जो आज के अखबार में छपी है तेलंगाना के, वो ये कि सीएम रेवंत रेड्डी ने कल एक मीटिंग की है और मीटिंग में बोला है कि केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द जो यहाँ पे फ्लड और बाढ़ और बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके बारे में जो वहाँ पे फ़ंड का एक वो बोला गया था कि फ़ंड यहाँ वो क्या बोलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जारी करेगी। तो अभी तक फ़ंड जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि सरकार जल्द से जल्द फ़ंड जारी करे और उन्होंने एक और अनुमान लगाया है, कहा है कि 10,320 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि पहले 5 का पहले जो था उससे कहीं ये डबल है। और वही अगर देखा जाए तो देश के जो वो हैं क्या बोलते हैं केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया था। उन्होंने मतलब जो ये दोनों तेलुगु राज्य हैं उनका दौरा किया था और बोला था कि जल्द से जल्द फंड आपको जो अनाउंस किया गया है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो फंड दिया नहीं गया है। तो रेवंत रेड्डी ने बोला है कि आप जल्द से जल्द वो फंड हमें जारी करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर हम यहाँ पे तेलंगाना की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश में, हमने देखा कि कैसे दोनों राज्य में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के जो खम्मम जो जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने यहाँ के मुख्यमंत्री को देखा, लगातार वो बैक टू बैक मीटिंग करते गए। फिर हाल ही में जो उन्होंने अनुमान अभी लगाया कि 10,320 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया और हो सकता है कि ये ज़्यादा हो जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है उसको तेलंगाना को लेकर और ज़्यादा राशि देने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कोड किया है कि सहायता से ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी बाढ़ की जो स्थिति है वो तो अभी कम हुई है, लेकिन अब जो बचाव है उसको उस पर जोर देने की ज़रूरत है, ना कि सहायता। और इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार को काफ़ी कुछ कहा। इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो हाल ही में देखा कि हमने जो शिवराज सिंह चौहान आए, आंध्र प्रदेश में का भी उन्होंने दौरा किया, तेलंगाना का भी दौरा किया, और अभी तेलंगाना की जो स्थिति बनी हुई यहाँ पर हमने देखा कैसे रोड वगैरह टूटे हुए हैं, पुलिया टूटी हुई है, घरों में पानी चले गए हैं। तो इसके मद्देनज़र उन्होंने काफ़ी इस पर चिंता व्यक्त की है और सभी अधिकारियों को बैक टू बैक तो वो मीटिंग कर ही रहे और सभी अधिकारियों को वो सचेत रहने को कहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जितनी ज़्यादा हो सके वो सहायता करे ताकि जो तेलंगाना के लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो तेलंगाना के खम्मम में सबसे ज़्यादा बारिश और जो बाढ़ आई थी उससे नुकसान हुआ था। उसी बीच जब केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ पे दौरा करने आए थे तो उन्होंने दोनों जो ये राज्य हैं इनका दौरा किया था। और इसी के साथ तेलंगाना की एक खबर और आ रही है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऑफिसर्स के साथ हैदराबाद में ट्रैफिक को सही से चलाने के लिए ट्रांसजेंडर्स को वॉलंटियर के तौर पे यूज़ करने का एक वो किया है कि आप जल्द से जल्द ऐसा कोई वो तैयार करें जिसमें इन लोगों को हम यूज़ कर सकें, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और वो जो भी उनके काम है जिसकी वजह से वो बदनाम रहते हैं उन चीज़ों से वो हट जाएंगे और अपनी एक क्या बोलते हैं ज़िंदगी जो होती है उसको अच्छे से जिएंगे। उनके लिए एक ड्रेस कोड का भी वो किया गया ऐलान कि एक जल्द से जल्द उनके लिए एक ड्रेस कोड तैयार की जाएगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर देखा जाए कि ट्रांसजेंडरों पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री का फैसला है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि आमतौर पर अलग राज्यों में देखा जाता है या लोगों का अलग उनके प्रति नजरिया होता है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि रोजगार के तौर पे होमगार्ड के लिए इनको तैयार किया जाए और ट्रैफिक और एक बाकायदा ड्रेस कोड के भी इन्होंने जिक्र किया है। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आमतौर पे तो यहाँ पे अगर देखें हम केटीआर की बात करें, भाजपा की बात करें, उनका यही लगातार आरोप रहता है कि इतने साल को होने को है लेकिन अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। लेकिन ट्रांसजेंडरों पर जिस तरह से उन्होंने गौर किया है और उनको एक रोजगार की श्रेणी में लाकर ताकि उनके प्रति जो नजरिया लोगों का अलग होता है उसका बिल्कुल उलट होकर जिस तरह से वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में काफी अहम फैसला होगा और इसी के तर्ज पे मुझे लगता है कि और राज्य शायद ट्रांसजेंडरों के लिए और अच्छा कदम उठाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को हमारे समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उनको सिर्फ मांगने के लिए और भी कई वजूहत इनकी वजह से देखा जाता है। इसी भी तेलंगाना के अखबारों में एक खबर और छपी है कि तेलंगाना के रहने वाले
मोहम्मद सुफियान जो अभी वहाँ थे रशिया में, वो अब हैदराबाद वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इससे पहले दुबई में थे, दुबई में से हम जब हैदराबाद आए तो यहाँ पे हमें एक जो वो होते हैं एजेंट, उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाएंगे रशिया और रशिया में आप एक गार्ड की जॉब करेंगे। लेकिन जब वो उस जॉब के लिए गए रशिया तो उनको जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिस तरह से यूक्रेन और क्या बोलते हैं इनका वो चल रहा है वार, उसमें उतार दिया गया और वो काफ़ी परेशानी में थे। वो काफ़ी टाइम के बाद वापस आए। देखिए अभी पूरा देश जान रहा है और देख रहे हैं हम किस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच कई साल हो गए जंग जारी है। हमने देखा कि हरियाणा से भी कुछ ऐसे नौजवान थे जिनको इजराइल भेजा गया। अगर यहाँ हम सुफियान की बात करें तो सुफियान पहले ये जॉब करते थे, 2 साल लगातार कमाई किए, उसके बाद से सुफियान को रसिया भेजने की बात की गई। रसिया जाने पर उनको ये तज दिया गया कि रसिया में वहाँ पर होमगार्ड का जॉब है और वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से 3 महीना पहले जो इंटर्नशिप होता है और उनको पहले तैयार किया जाएगा। 30,000 रुपये देने की बात कही गई थी। उसके बाद से जब सुफियान वहां पे जाते हैं रसिया तो उनको जिस तर्ज पे भेजा गया था नौकरी के लिए उसके बिल्कुल उलट उनको एक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सुफियान ने यह कहा है कि वहां पे सबसे पहले एजेंट को उन्होंने 3 लाख रुपया दिया। 3 लाख रुपए देने के बाद वो वहां पे रसिया गए। और सुफियान एक ऐसा शख्स नहीं है जो सिर्फ रसिया गए हैं। सुफियान ने यह कहा है कि करीब 100 से 150 लोग हैं जो अभी रसिया में फंसे हुए हैं, कुछ ही लोग वापस आ चुके हैं। वहां पे उन्होंने ये कहा, हामिद नाम का भी जिक्र किया जो कि उनके दोस्त है, वो वहां पे मारे जा चुके हैं। सुफियान ने यह कहा कि उनको तो पहले गार्ड के तर्ज पे वहां पे भेजा गया, लेकिन वहां जाने के बाद सैनिकों के साथ उनको उतार दिया गया और वहां पे उनको AK-47 के साथ साथ और भी कई बड़े राइफल है उनको चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वहां से कैसे भी सुफियान किसी भी तर्ज पे कोशिश करके वहां से भागे, लेकिन सुफियान ने यह भी कहा है कि सबसे दुख की बात यह है कि हमारे जो एक दोस्त हैं हामिद, जिनका उन्होंने नाम जिक्र किया है, कि उनकी वहां पे मौत हो गई। वहां पे एक जो सैनिक कमेटी बनाई गई उसमें उनको रखा गया और उनको युद्ध स्तर पर भेजा गया, लेकिन किसी कारण वहां पे उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह भी है कि अभी देखा जाए कि लगातार देश में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं कि जहां पे एजेंट जो होते हैं वो लोगों को बहला फुसलाकर बड़े बड़े सपने ख्वाब दिखाकर पैसे भी लेते हैं और ऊपर से नौकरी के नाम पर दूसरे राज्य में भेजते हैं। लेकिन अब लोगों की मजबूरी होती है, यहां पे रोजगार तो है नहीं, दूसरे राज्य में दूसरे देश में लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि जहां ज्यादा पैसा मिले हम वहां विजिट करें। लेकिन एजेंट कहीं ना कहीं उनको बहला फुसलाकर रोजगार के नाम पे जॉब, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर जॉब देने के नाम पे उनके साथ ठगी करते हैं। तो आमतौर पर अगर ये देखा जाए कि जो लोग रोजगार के लिए बेचैन होते हैं उनके ऊपर तो एक अलग भूत सवार होता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको भी गौर करने की जरूरत है कि हम किसके नजरिए से किसके द्वारा किसी को बाहर भेज रहे हैं, और अगर कोई एजेंट है तो वो एजेंट कहां का है और उसका जो पहला रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कैसा है। आपकी क्या राय है इस पे कि अगर जो एजेंट ऐसा काम कर रहे हैं उन पर किस तरह का काम या फिर जो कानूनी दांव पेच है वो करना चाहिए? बिल्कुल, इन पर भी एक एक्शन लेना चाहिए। और एजेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहला फुसला कर मतलब कुछ ऐसे कामों में धकेल देते हैं। जिस तरह से पहले एक आता था कि जो लोग दुबई या सऊदी अरब जाते हैं उनको यहाँ से किसी और काम के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पे उनसे कोई दूसरे काम कराए जाते हैं। तो इस पर भी एक क्या बोलते हैं कमेटी बैठनी चाहिए, इस पर भी एक एक्शन होना चाहिए। उसी बीच अभी एक जो यहाँ पे क्या बोलते हैं GHMC ने एक एडवाइजरी जारी की है कि तेलंगाना में इस वक्त डेंगू और मलेरिया का केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि जो भी पानी आप पी रहे हैं उसको कम से कम बॉयल करें, उसके बाद पिएं। उसके जो भी अभी आप देख सकते हैं डेंगू, मलेरिया और जो है मतलब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी फैल रही हैं। इस पे GHMC ने खुद आज एक एडवाइस जारी की। उन्होंने कहा है कि पानी को 15 मिनट तक बॉयल करें, उसके बाद पिएं, उससे पहले ना पिएं, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है उसमें इस वक्त मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर एक कहीं ना कहीं कोई वायरल फीवर से, कोई डेंगू से पीड़ित है। अगर यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मामले आए थे वो डेंगू के थे। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो ऐसे बीमारी हैं उससे बचा जाए। जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इस जो न्यूज़ है या फिर इन तरह की जो खबरें हैं उससे लोगों को आगाह किया जाए। और अभी हाल ही में जो आपने न्यूज़ कहा ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो अभी उन्होंने गर्म पानी का जिक्र किया फिर और जो चीज़ें हैं, तो लोगों के जो तेलंगाना के लोग हैं आम बचाव के लिए सब चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो पब्लिक है, उसको जो गवर्नमेंट के सोशल साइट हैं या फिर जो और भी नेटवर्क है वहाँ पे लगातार उनको विजिट करना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या पॉलिसी या फिर क्या और सी नई चीज़ें ला रही है, तब्दील कर रही है, या फिर हेल्थ से जुड़े क्या चीज़ें आ रही है। क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि अभी तेलंगाना में जिस तरह से बारिश हो रही है उससे सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को गौर करते हुए अभी जो तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है उस पर काफ़ी लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से मौसम लगातार बिगड़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, इसी बीच अगर हम चलते हैं नेशनल की तरफ, तो नेशनल में
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस जो वहाँ के हैं उज्ज्वल भुइयाँ, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को अपनी जो एक क्या बोलते वो जो बंद तोते में पिंजड़ा होता है उससे बाहर निकलना होगा और अपनी कार्यशैली जो है वो दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने, चाहे वो केजरीवाल का हो या फिर मनीष सिसोदिया का हो या फिर के कविता का हो, उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो जज साहब ने कहा है कि आप इस धारणा को तोड़ें और आप एक अच्छे से पहले तहकीकात करें, उसके बाद उसको अरेस्ट करें। और जिस तरह से देखा जाए तो जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल वो जेल से बाहर आ गए हैं, उनको जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा सा रोड शो किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ शायद अहम है, क्योंकि अब इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ही इनको बाहर किया गया और जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है केजरीवाल कहते हैं कि हमारा घर है, हम यहाँ के बेटे हैं। इससे कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस और आपका गठबंधन हो सकता है, लेकिन कुछ सीटों की वजह से वो गठबंधन नहीं हो पाया। उसके बाद आप इनके आ जाने से, केजरीवाल के आ जाने, कहीं ना कहीं आप मजबूत हो गई है और आप जो मजबूत हुई इसका असर कांग्रेस पे पड़ेगा या फिर बीजेपी पे पड़ेगा? अगर देखें, अगर केजरीवाल की जमानत के टाइमिंग पे और गौर करें तो सब ये भी सवाल, क्योंकि सीबीआई का जो गिरफ्तारी है उसको उनको नवैध कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि अभी केस चल रहे हैं, इतने लंबे समय तक उनको जेल में रखना सही नहीं है। तो आखिरकार इतने लंबे समय तक जेल में रखना सही नहीं है, तो अभी टाइमिंग जो है जमानत का वो क्या है? लोगों का ये आरोप है कि कुछ दिन पहले ही डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री गए थे, उसके बाद से पिछले अगर इनकी जमानत पे गौर करें तो जो लोकसभा चुनाव थे उस दरमियान इनको जेल से बाहर जमानत पे निकाला गया। अभी हमने देखा कि जब से हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव के जो डेट तारीख ऐलान हुए हैं, उसके बाद से हरियाणा में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन हो गए, लेकिन वहां पे गठबंधन दोनों के बीच नहीं हो पाई। वहां पे देखा जा रहा है कि हर पार्टी तो अपनी अपनी दावा करेगी, गवर्नमेंट हमारी बन रही है, सरकार हमारी बन रही है, लेकिन अब वही विपक्ष की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो सबका यही दावा है कि केजरीवाल को इसलिए जेल से बाहर अभी जमानत पे निकाला गया है कि हरियाणा चुनाव पे वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दे और वहां पे जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस को नुकसान हो। क्योंकि आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि हर स्टेट में या सेंट्रल की बात करें या राज्य की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में हो रही है। बीजेपी का शुरू से भी यही षड्यंत्र माना जाता है कि वो कांग्रेस को तोड़ने के लिए दूसरे पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करती है। अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो ये अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बाहर निकाला गया, हालांकि ये भी कंडीशन लगाया गया कि आप मंत्रालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कोई बड़े आप कुछ काम हो कोई कदम उसको नहीं उठा सकते, तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, बस पहले कठपुतली पोस्ट है, कठपुतली है। तो फिर आखिरकार जमानत देने के बाद ये जो टाइम ड्यूरेशन, इसका क्या मतलब है? अगर पे जो है कल मतलब जो बोलते हैं वहाँ के अपोजिशन में बीजेपी ने काफी हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ रहे हैं, वो बेल पे बाहर आ रहे हैं और वो जब कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो वो अपने पद से रिजाइन कर दें। देखिए, बीजेपी की बात करें तो हर जगह रिजाइन की बात करती है, चाहे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, लेकिन वो असम और मणिपुर की बात नहीं करते हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो है मंशा वो तो कहीं जाहिर होने नहीं देगी कि इनका हमारा कनेक्शन है या नहीं है। लोगों का आरोप लगातार लगते रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हमने पंजाब के इलेक्शन में भी देखा, हरियाणा का जो मामला सामने आया तो वहां पर लगातार हमने देखा कि जो विनेश फोगाट है जिस सीट से वो लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने भी वहां से जो पहलवान है उनको उतारा है जी। तो अब जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि आप जो वहां पे आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल को निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा का चुनाव है उसका कनेक्शन जोड़कर उनको निकाला गया है। अब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल, उनके आने से कहीं ना कहीं हरियाणा के इलेक्शन में असर पड़ेगा और वहां की जो कैंपेनिंग है वो और ज्यादा मजबूत होगी और इसका सीधा नुकसान शायद कांग्रेस को पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो अब आगे दिल्ली में भी इलेक्शन होना है और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कुछ महीनों बाद ऐलान हो सकते हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हो सकता है, झारखंड में तो जाने की उम्मीद कम लग रही है इनकी, लेकिन हरियाणा अभी जो है काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में बीजेपी से कुछ लोग जो है वो मतलब हट गए हैं, उनको टिकट नहीं मिला। उसी तरह कांग्रेस से भी कुछ लोग हटे हैं और एक खबर और आई थी कि कुमारी शैलजा जो हैं उन पे जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा वो भारी पड़ गए हैं। हालांकि जब वहाँ का इलेक्शन शुरू होने वाला था उससे पहले ये बोला भी जा रहा था
और दिख भी रहा था कि कुमारी शैलजा जो है वो बहुत ही एक्टिव थी और कहीं ना कहीं वो अपने लोकसभा सीट को भी छोड़ने को राजी थी कि हमें विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि कुमारी शैलजा पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी पड़ गए हैं और वहाँ पे जो एक लॉबी है भूपेंद्र हुड्डा वाली, वो कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत लॉबी है और वहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी काम किया उन्होंने। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा ऐसे बीजेपी के बड़े नेता हैं जो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। हाल ही में वीडियो आया था, देखा गया था कि कैसे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जो एक नेता टिकट कट गया वो हाथ नहीं मिला है। हाँ, यहाँ तक कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो अपनी विधानसभा सीट को बदल दिए, दूसरी जगह से लड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए हरियाणा में बीजेपी की बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो पहले जो चुनाव के जो तारीख का ऐलान किया गया था वो आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद से जिस तरह से अभी वहां पे देखे बीजेपी जो अपनी काम कर रही है वह जो, या फिर वहां पे जिस तरह से अपने जो बड़े बड़े नेता हैं उनको वहां जमीन स्तर पर उतार रही है और जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता का लगातार इस्तीफा देना, यहां तक कि हमने बीच में ये भी देखा जो सिंगर गाना ये गाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उनका वीडियो बाकायदा आता है कि हम कांग्रेस पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। फिर 2 दिन बाद उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है और शायद बीजेपी वहां पर सत्ता में आने के लिए जिस तरह से भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला गया है, तो इस दोनों में कहीं ना कहीं दोनों में वोट का बंदरबाट हो और वहां पे बीजेपी अपनी सरकार बना ले। हालांकि विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि बीजेपी वहां पे 20 सीटें नहीं ला पाएगी और बीजेपी ये दावा करेगी कि हमारी 50 सीटें आ रही हैं। तो ये तो खैर वहां की जनता तय करेगी किसको वहां की गद्दी सौंप रही किसको नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हर जगह ये दावा करती है हम हर जगह ठीक है, वहां पर जिस तरह से लगातार उसके नेताओं का इस्तीफा देना, फिर वहां से वहां के जो मुख्यमंत्री उनका विधानसभा सीट चेंज करना, तो अपने आप में यह दर्शाता है कि बीजेपी के लिए, बीजेपी खेमे में हरियाणा इलेक्शन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी वहां पे काफी कमजोर नजर आ रही है जिस तरह से उसने अपना मुख्यमंत्री चेंज किया था इससे पहले। तो वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर जस्टिस देश में जो है कानून पे जो है बुलडोजर मतलब एक तरह से देखा जाए तो कानून पे बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आप किसी एक इंसान की गलती की वजह से उसके पूरे परिवार को क्या बोलते तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस इंसान ने गलती की है, उस पर आप कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम कीजिए, लेकिन आप किसी के घर पे बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं। और यही आपको ये भी बता दें कि बुलडोज़र जस्टिस जो है वो सबसे पहले यूपी से शुरू हुआ था। यूपी की योगी सरकार ने बुलडोज़र जस्टिस शुरू किया था, उसके बाद फिर ये राजस्थान गया, राजस्थान से मध्य प्रदेश भी आ गया और मध्य प्रदेश के बाद भी कई और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त है उसके बावजूद बुलडोज़र चल रहा है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री, जो प्रशासन है उनको जो है जवाबदेह मतलब वहाँ पे उनके लिए एक लेटर देना चाहिए कि आप इस तरह की कार्रवाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप बुलडोज़र नहीं चलाएंगे उसके बावजूद भी बुलडोज़र चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना हो रही है। ठीक है, बुलडोजर की अगर बात करें तो एक तो है बुलडोजर बाबा और दूसरे हैं बुलडोजर मामा तो मध्य प्रदेश। मतलब ऐसा कहा जा रहा था जब से बुलडोजर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगातार अलग राज्य में जो बीजेपी गवर्नमेंट रही वहां पे बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अगर बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर तो तेलंगाना में भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किस मामले में चल रहे हैं ये भी गौर करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो बुलडोजर चल रहे हैं वो जो भी उसके दायरे में आता, हाइड्रा के दायरे में, उनको नोटिस दिया जा रहा है। और जो मतलब घर बने हुए हैं उनको कहीं वो एक क्या बोलते हैं अपार्टमेंट में जिसमें 2 BHK फ्लैट मिलेगा, तो उनको नोटिस दे करके उनका घर तोड़ा जा रहा है, जो कि नदियों नालों पे आ रहे हैं। तो इस बुलडोजर में और उस बुलडोजर में बहुत फर्क है। और वही उनको घर भी दिया जा रहा है ना, फिर 2 BHK घर भी दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, कल भी हमने अखबार में न्यूज देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात का मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है कि अगर कोई एक आरोपी है तो उस बेस पे आप पूरे घर को डिमोलिश कर दें या फिर जो पूरे घर परिवार के लोग हैं उनका क्या दोष है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो मामले आए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप बुलडोजर चलाकर घर नहीं तोड़ रहे हैं, जो देश कानून है उसको आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपना फैसला अभी बरकरार रखा, अभी इस पर फैसला आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी गुजरात का न्यूज आया फिर या अभी आपने जिक्र किया, तो लगातार बार बार सुप्रीम कोर्ट से यही कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलना सही नहीं है। अगर कोई एक आरोपी है तो आप उसको दोष दें,
अगर बेटा आरोपी है तो फिर बाप पे उसका असर करना या फिर घर तोड़ना ये कितना जायज है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे देश में कानून है, कानून के हिसाब से चलने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा, फिर अगर हम कहें गुजरात में जो गवर्नमेंट है उसको झटका लगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर कह रहा है कि बुलडोजर चलाना कतई सही नहीं है। लेकिन अभी भी इस पर खुलकर फैसला नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर अभी जो गवर्नमेंट है वो अपनी कार्रवाई तो जारी रख रही है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार इन लोगों के खिलाफ फैसले दे रहा है तो अपने आप में कहने की एक चिंता का विषय है। और सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं तो क्या राज्य का जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट के नीचे है? अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें ना माने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार जो जज हैं जो फैसला सुना रहे हैं उनका लगातार यही कहना है कि अगर कोई एक दोषी है तो आप उन पर कार्रवाई करो। पूरे घर को तोड़ना या फिर रातों रात आज हम पे एफआईआर दर्ज हो, प्रशासन इतनी तेज काम करती है कि 24 घंटे के अंदर पूरी आपकी हिस्ट्री आ जाती है, कल होकर सुबह बुलडोजर आपके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। तो और सब मामलों में अगर प्रशासन ऐसे काम करने तेजी कर दे तो मुझे लगता है देश में अपराधी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन काम नहीं कर रहा उसकी एक खबर आई है यूपी के अयोध्या से कि एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। 9 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता ने पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा है कि जब हमने 2 सितंबर को रिपोर्ट लिखवाई थी तो पुलिस ने हमें धमकी दी थी और कहा था कि आप मीडिया के सामने ना आए। एक तरफ यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, हर अगले चौराहे पे उनको यमराज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यूपी के अयोध्या जो कि राम की नगरी कहा जाता है उसमें एक जो लड़की है दलित, उसके साथ 9 लोगों ने रेप किया है और उसके बाद वहाँ की पुलिस ये कहती है कि आपको मीडिया के सामने नहीं आना। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान अयोध्या को किस तरह से राजनीति में भुनाया गया। उसके बाद से राम की नगरी अयोध्या माने जाने वाली वहां से इस तरह के न्यूज आना, इस तरह की खबरें आना चिंता का तो विषय है ही। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह से लड़की ने जो पीड़िता है उसने अपनी दर्द बयां किया, उसने ये कहा कि प्रशासन ने ये कहा कि आपको मीडिया के सामने नहीं जाना है। हालांकि मामले बताए जा रहे हैं 16 और 25 अगस्त के बीच के। उसने ये आरोप लगाया कि उसके जो साथी हैं उन्होंने मिलकर उसका यौन शोषण किया, गैंगरेप किया। वो बीए की लड़की है, फाइनल ईयर की लड़की है, एक दलित लड़की है। उसका एक दोस्त है जिससे मिलने वो जाती थी, उन दोस्तों ने उसके साथ रेप किया, उसकी वीडियो बनाई, उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करते थे, उसको कई जगह और भी बुला करके उसके साथ इस तरह की गैंगरेप किया गया। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो योगी आदित्यनाथ जो लगातार पश्चिम बंगाल पे सवाल खड़ा कर रहे थे, बीजेपी के लोग जो पश्चिम बंगाल पे खड़ा कर रहे थे, वो लोग आखिरकार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो अभी जो मामले आए इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि हमारी जो प्रशासनिक सेवा है वो काफी कड़ी है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले अगर हैं तो इनकाउंटर में पुलिस आगे है। तो फिर आखिरकार इस तरह के जो न्यूज आ रहे हैं सामने, जो लड़की ने, जो पीड़िता ने बयान दिया है कि पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। हालांकि मामले कब है? 16 और 25 अगस्त के बीच में रिपोर्ट दायर होती है 2 या 3 सितंबर को। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीच का दरमियान होगा कैसे प्रशासन भी मैनेज करने की कोशिश कर रही होगी या फिर उन पे किस तरह से दबाव बनाया गया होगा। और जो पीड़िता है वो किस तरह से कितनी हिम्मत दिखाकर आखिरकार फिर आखिर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो आमतौर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई होगी। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन को लगा होगा कि मामले आगे बढ़ रहे हैं या इस पे और राजनीतिक एंगल बन सकते हैं तो मामले दर्ज कराए गए। और आप भी देखिए इसमें आरोपी 9 लोग बताए जा रहे हैं। अभी तक प्रशासन सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि ये मामले 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब क्या वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन सब मामलों पर नहीं बोलेंगे? या फिर जो स्मृति ईरानी की बात करें वो भी उत्तर प्रदेश से आती है, तो क्या वो अब पीड़िता से मिलने नहीं जाएंगे? क्या वो आदिवासी है इसलिए उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? अब नहीं आती उत्तर प्रदेश से, बाहर गई हैं, चली गई। तो अगर मामले तुल पकड़ा जाए तो लोग पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो आईटी सेल है वो अलग मामले क्रिएट कर दें या फिर आदिवासी है। लेकिन क्या इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश से आना, जो कि लगातार योगी बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो हर अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, तो फिर अयोध्या में यमराज कहाँ गए? वहां की जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ गई? बिल्कुल। इसी बीच एक और खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था उसमें जूनियर डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। उन्होंने खत में लिखा है कि आपका दखल हमारे लिए जो एक क्या बोलते चारों तरफ जो अंधेरा है उसमें एक उजाला ला सकता है। उन्होंने कहा है कि आप इसमें जो है अपनी दखल दें और इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने इन लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी, एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया था ममता बनर्जी ने, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पहुँचे नहीं थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने खुद ये बात बोली है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि
कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम आप बात तो करें। तो शायद इस पे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से शुरू से देखा जा रहा था कि इस केस को एक पॉलिटिकल एंगल बनाया जा रहा है, तो शायद अब उस चीज़ को और अब वो चीज़ ज़्यादा उजागर होती नज़र आ रही है। पॉलिटिकल एंगल तो बहुत पहले वो बन चुका है। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री 2 घंटे तक इंतजार करती रही, हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बात करने के लिए राजी हुआ, लेकिन उनका क्या कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और वहां पे जिस तरह से अब उन्होंने प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को खत लिखने की बात कहा है, ठीक है आप करें, प्रधानमंत्री को भी बिल्कुल इन मामलों में बोलना चाहिए, राष्ट्रपति को भी बोलना चाहिए, लेकिन वहां के जो स्टूडेंट है अगर सच में न्याय चाहते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री से मिलने में उनको क्या हर्ष था, क्या परेशानी थी। हालांकि वहां पे हमने देखा कि मुख्यमंत्री का जो आवास था, जो वहां पे मीटिंग के लिए गए थे, वहां पे कैमरे लगे हुए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सारी बात को रिकॉर्ड करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो जहां जरूरत हो हम उसको देंगे। अगर एक चीज यहाँ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री वहां की ममता बनर्जी हर तरह से डॉक्टर्स के सपोर्ट में है। अभी कल भी एक रिपोर्ट आई है कि वहां पे 29 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, और कई लाख लोग अभी भी वहां पे इलाज के लिए परेशान हैं। इस तरह से डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं अपनी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनसे उस समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं आपकी वजह से परेशान हो रही है। और मुख्यमंत्री खुद 2 स्टेप आगे चल करके आपसे बात करने को राजी हैं। उन्होंने पहले कहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, आप प्लीज़ काम पे लौटें। ये मुख्यमंत्री जिस तरह से, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री ने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डॉक्टर वक्त पे प्रोटेस्ट छोड़कर काम पे लौट जाए, नहीं तो उन पे राज्य सरकार जो चाहे सख्ती कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके परे उन्होंने ये भी कहा कि कोई इन पर सख्ती नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर स्टूडेंट सच में चाहते, न्याय की बात करते, न्याय चाहते, तो वो मुख्यमंत्री से भी मिलते, अपनी बात उनके सामने रखते। अगर मुख्यमंत्री बात नहीं मानती तो आप प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की बात करो। लेकिन जिस तरह के वहां के स्टूडेंट हैं, अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने ये भी देखा कि जो मुख्यमंत्री से मिलने का जो टाइमिंग था या फिर जो लोग थे उसमें 16 ही लोग बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने 34 की बात की, 34। मुख्यमंत्री उस बात पे भी एग्री कर गई। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, हमने देखा राष्ट्रपति को भी कि और मामले में कैसे जो मामले आए उस पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। मणिपुर में मामला रहा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो मामला आया तो उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने अपने ट्वीट किया, ठीक है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन वहां के जो स्टूडेंट है अगर सच में न्याय की बात करते हैं, या फिर अगर सच में जो केंद्र सरकार है, केंद्र गवर्नमेंट है, वो भी चाहती कि पीड़िता को न्याय मिले, तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोग आकर हमसे बात करें। तो मुझे लगता है कि ये सब मामले हंगामे करने के बजाय अगर एक जगह बैठा जाए, एक टेबल पर बैठा जाए, तो वहां से मामले का समाधान हो सकता है। और आइंदा समाधान ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसे अपराधी इस तरह के घिनौनी करतूत करने का कोई हिम्मत ना रखे। बिल्कुल, जैसा अभी आपने बोला कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और उस बैठक में कानून को पारित करना चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही तो इस पर कोई राजनीति ना हो, सारी पार्टियों को एक साथ खड़ा होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और बेटी बचाओ के तहत जो एक नारा दिया गया है, बेटी बचाओ पे काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हमें और शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।